Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, आज हमने UHS टॉपिक 2 जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एसोसिएटेड है उसमें ग्रुप्स को पढ़ना है आज के लेक्चर नंबर 8 में. So let's move towards the lecture. जी तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज के लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं मैं आपके सामने प्लेस करूंगा ताकि हमें पता लगे कि आज के इस UHS के टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है. सो अभी आप स्क्रीन पे एक स्लाइड देख रहे हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कोर्स कंटेंट्स, जिसमें सबसे पहले लिखा गया है द वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 2 एंड ग्रुप 7 एलिमेंट्स. आज हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और हैलोजेंस के बारे में पढ़ना है. क्या पढ़ना है वो भी लिखा गया है. रिएक्शंस पढ़ने हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स के. थर्मल डीकंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करनी है, उनके कंपाउंड्स की, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उसके बाद हमने हैलोजेंस को पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, उनके रिएक्शन ऑफ क्लोरीन के ऊपर स्पेसिफिकली एम्फसाइज करना है. वो सारी डिटेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे आज के लेक्चर में. इस तरह कंपैरिजन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द हैलोजेंस एंड द यूजेस ऑफ हैलोजेंस एंड द कंपाउंड्स ऑफ द हैलोजेंस. सो इन सब को पढ़ेंगे आज के लेक्चर में. सो आज के लेक्चर का हम आगाज करते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं मैंने सबसे पहले ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनसे रिलेटेड हर चीज शेयर की है. माय डियर स्टूडेंट्स, जब एमडी कैट में एक टॉपिक बोल दिया जाता है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ उसी से रिलेटेड ही बात की जाएगी, उससे रिलेटेड हर चीज अंडर डिस्कशन आएगी. एमडी कैट में जो कंपटीशन को हमने विन करना है वो तभी करना है कि जब हमें उनसे रिलेटेड हर चीज पता होगी. और ये मैंने हर वो चीज लिखी है जो कि एमडी कैट के एमसीक्यूज में पूछा जाता है. सो सबसे पहले देखें, मैंने आपको बताया है कि हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये वो एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 2A में पाए जाते हैं, जिनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं. ठीक है, अब इसमें मैंने इनके एटॉमिक नंबर भी नीचे लिख दिए हैं. बेरिलियम का 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंशियम 38, बेरियम 56 एंड रेडियम 88. और जो रेडियम है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए हम इसकी जनरल प्रॉपर्टीज जब भी ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की पढ़ते हैं तो इसको अंडर डिस्कशन नहीं लाते क्योंकि इसका बिहेवियर टोटल डिफरेंट है. सो हम इनके बारे में बात करेंगे. अब मैंने जनरल प्रॉपर्टीज को दोबारा रिवाइज किया. आप देख रहे थे कोर्स कंटेंट में इनका तस्करा नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एमसीक्यूज चूंकि पूछे जाते हैं इसलिए वो मैंने तमाम डाटा इकट्ठा कर दिया अपनी रिवीजन के लिए और अपने कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग के लिए, कंफर्मेशन के लिए. वॉच दिस. सबसे पहले मैंने लिखा आयोनाइजेशन एनर्जी है, हम जानते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम. अच्छा, मैंने ट्रेंड लिखे हैं. आप ये देख सकते हैं कि ये तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं इनके जो ट्रेंड्स हैं वो इसलिए लिखे हैं मिसाल के तौर पे कि आपसे क्वेश्चन अगर आ जाए कि बताएं कि बेरिलियम या मैग्नीशियम, इनमें से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, वो मैं तभी आंसर करूंगा ना. ठीक है, मुझे एलिमेंट्स का पता है, ठीक है, मुझे ग्रुप 2A के एलिमेंट्स में टॉप टू बॉटम सही तरतीब का भी पता है, लेकिन अगर मुझे ट्रेंड पता होगा तो मैं आंसर कर सकूंगा ना. हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, जिस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है. सो नाउ अगर कोई एमसीक्यू पूछे कि बताएं मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है या स्ट्रोंशियम की, तो आप कहेंगे स्ट्रोंशियम तो नीचे आता है, उसमें शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है, सो स्ट्रोंशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी. सो समझ आ रही है कि क्वेश्चंस अगर आए तो आपने कैसे आंसर करना है. बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये भी टॉप टू बॉटम ट्रेंड मैंने बताया, डिक्रीज करती है. ठीक है, सेम रीजन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डिक्रीज होना, शील्डिंग इफेक्ट का इंक्रीज होना. सो ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट है. आई एम रिवाइजिंग फॉर यू पीपल सो दैट यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट. नंबर 3 में मैंने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोला. आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा व्हाई नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को समझ लिया तो उसके इनवर्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मैंने यहां पे लिखा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी एक एलिमेंट अपने आप को कितनी जल्दी पॉजिटिव करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को किस तरह लूज करता है. स्टूडेंट्स, हम 2A ग्रुप पढ़े हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पढ़े हैं और मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. तो जो डोमिनेंट फिनोमेनन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है. इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी एक्सप्लेन कर देते हैं. अगर मैंने कहा कि टॉप टू बॉटम मेटालिक रिएक्टर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बिकम इजियर एंड फास्टर. तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो आप कहेंगे भाई टॉप टू बॉटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो इंक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगी. तो दोनों चीजें आपके सामने आ गई.
थर्ड नंबर पे मेटालिक रिएक्टर, ऑफ कोर्स जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज कर रही है मतलब एक एलिमेंट आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, उसकी टेंडेंसी टू फॉर्म अ पॉजिटिव केटाइन बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली उसका मेटालिक रिएक्टर बढ़ता जाएगा, क्योंकि अच्छी मेटल तो वही होती है ना जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो दैट इंक्रीजेज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जितनी अच्छी मेटल है ऑफ कोर्स जितनी जल्दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करेगी उतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो सेम डायरेक्ट रिलेशन में आ रहा है। फिर आपके सामने मैंने बात की इसकी शील्डिंग इफेक्ट की, ये तो रीजन थी जो मैंने ऊपर भी जस्टिफाई किया कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, आयोनिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है क्योंकि शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। सो ये भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर इंफॉर्मेशन। अब थोड़ी केमिकल टेक्सचर की बात करते हैं। बेसिसिटी, वी नो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, और जितनी अच्छी मेटल होगी उतनी स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर होगी। टॉप टू बॉटम मेटालिक रिएक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब है बेसिसिटी बढ़ रही है। तो ये भी देखें मैंने इंक्रीज कर दिया। ये तमाम प्रॉपर्टीज रिवाइज करने का एक बड़ा पर्पस है कि कोई भी एमसीक्यू पूछ ले। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये मैंने चंद प्रॉपर्टीज लिखी हैं तो आप देख रहे हैं कि हर प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन में मैं एक एक एमसीक्यू शेयर कर रहा हूं ऑरली आपके सामने। सो जब आपको इनका पता होगा तो आप तमाम एमसीक्यूज को आंसर कर सकेंगे। दिस इज एमडी कैट एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वेरी कॉम्पिटेंट टेस्ट। तो हमें पता होना चाहिए आसान तरीन चीज का और मुश्किल तरीन चीज का, इसलिए मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज लिख दी। आप इनकी बेसिस पे आसानी से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं रिएक्टिविटी की। जितनी अच्छी मेटल होगी ऑफ कोर्स उतनी जल्दी वो अपना आयन बनाएगी, इट मींस उतनी जल्दी वो रिएक्ट करेगी। तो मेटालिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन में है, तो इनकी रिएक्टिविटी भी डायरेक्ट रिलेशन में है। तो देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी भी मैंने इंक्रीज कर रही है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हमने पढ़ा था, हमने पहले भी जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लेक्चर में बात की थी तो मैंने कहा था कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड तब तो हमने पीरियड्स में पढ़ा था ना, लेकिन उस वक्त भी मैंने हाईलाइट किया था वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि हमारे पास 1A और 2A ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बढ़ने की वजह से, रिपल्शन ऑफ आयंस के बढ़ने की वजह से, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के इजी होने की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं। वो मैंने लिख दिया यहाँ पे वही ट्रेंड। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक स्टार लगाया मैग्नीशियम को, क्यों लगाया है? दिस इज द फेमस एमसीक्यू ऑफ द एमडी कैट टेस्ट। हमें पता है कि टॉप टू बॉटम अल्कलाइन अर्थ मेटल में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है इस ग्रुप में जो कि सेकेंड नंबर पर तो है, अब देख रहे हैं सेकेंड नंबर पर, बट इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी पैकिंग हेक्सागोनल है, इतनी कॉम्पैक्ट नहीं है। बेरिलियम की भी हेक्सागोनल है लेकिन वो ऊपर है, उसका साइज छोटा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, और ऑफ कोर्स आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। तो ट्रेंड तो नीचे फॉलो हो रहा है, लेकिन मैग्नीशियम की हेक्सागोनल पैकिंग बहुत लूज है और बाकी एलिमेंट्स की क्यूबिकल पैकिंग है, जिस वजह से मैग्नीशियम जो है वो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा। देखें मैंने इसको एक्सेप्शनल केस में बनाया है। मैं आपसे एमसीक्यू पूछता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि बताएं मुझे कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा कम है कि स्ट्रॉन्शियम का। तो अगर आप नॉर्मल ट्रेंड को जहन में रखेंगे तो आप कहेंगे स्ट्रॉन्शियम का, जवाब गलत हो जाएगा। आपने आंसर करना है मैग्नीशियम। क्यों? तो स्ट्रॉन्शियम क्यूबिकल ज्योमेट्री में है और वो कॉम्पैक्ट होती है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है, उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, मेल्टिंग पॉइंट हायर है। मैग्नीशियम हेक्सागोनल है, लूज है कंपैरेटिव टू दैट, कंपैरेटिव टू द क्यूबिक, तो इसलिए इसका तोड़ना आसान है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। सो दैट वाज अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज। अब हम अपने सिलेबस के मुताबिक मजीद डिटेल पढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट बोर्ड पे क्या इंफॉर्मेशन है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम की भी बात की। हालांकि आपको नजर तो नहीं आया कि आपके एमडी कैट के सिलेबस में ये लाइन लिखी हो, भाई उसने कहा है कि हमें तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल के रिएक्शंस, उनकी तमाम टेंडेंसीज को बताओ। तो जब तक मैं बेरिलियम जो कि टॉप के एलिमेंट है, जो कि सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके नहीं करूंगा तो एमसीक्यूज कैसे आंसर कर सकूंगा? ये तमाम एमसीक्यूज हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, जो कि इसकी पिक्यूलर नेचर की वजह से हैं। ये स्टूडेंट्स पहली बात तो ये क्यों पिक्यूलर नेचर शो करते हैं टॉप के एलिमेंट्स? सर 2 रीजंस, ड्यू टू द वेरी स्मॉल साइज एंड ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। हमारे पास हर
वो मेंबर जो कि सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, हर ग्रुप का टॉप का मेंबर, उसकी प्रॉपर्टीज अपने ही ग्रुप के बाकी मेंबर से मुख्तलिफ होती हैं ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक हो गया। अब कैसे डिफरेंट होती हैं हम जानते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करना है। डायपॉजिटिव आयन बनते हैं ना अल्कलाइन अर्थ मेटल के, क्योंकि NS2 इनकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। अब पॉइंट्स देखें, मैंने सबसे पहले पॉइंट लिखा हार्ड लाइक आयरन, MCQ है। भाई मेटल्स तो सॉफ्ट होती हैं। मैं यहाँ पे अल्कली मेटल्स को कंपेयर नहीं कर रहा बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड विद माय टॉपिक ऑफ द MDCAT। मैं सिर्फ अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करूंगा। मैं हर वो बात जरूर करूंगा जो कि आपके पेपर में पूछी जाएगी। ये हार्ड है, आयरन की तरह हार्ड है, इतनी हार्ड है कि ग्लास को स्क्रैच कर सकती है। ये MCQ है MDCAT का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल कैन स्क्रैच द ग्लास? तो आप आंसर करेंगे द बेरिलियम। देखिए कैन स्क्रैच द ग्लास। फिर मैंने प्रॉपर्टी लिखी, अच्छा ये है तो मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ड्यू टू द इफेक्टिव एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज नॉर्मली नहीं करती। इसकी टेंडेंसी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की होती है। ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज करती है बॉन्डिंग में, यस, लेकिन शेयरिंग करती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। अब इसकी वजह से आप अंदाजा खुद ही कर सकते हैं कि इसका बिहेवियर मेटालिक से शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है, आयोनाइज नहीं हो रही। एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, बट हम अपने बुक के वर्ड एक्स जो कि हमारे MDCAT से रिलेटेड डाटा उसकी बात करेंगे। ए लेवल्स में भी FSA में भी ये बात ध्यान में रखनी है। इसी वजह से तो हमारे पास जब ये बेरिलियम कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको फुलफिल करने के लिए ये फिर रिसीव करती है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और ये पॉलीमेरिक कंपाउंड्स की तरफ बढ़ती है। समझ आया? ये पॉइंट एक्सप्लेन करना जरूरी था। आई गॉट दैट, यू हैव गॉट। नाउ डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन रेड हॉट। ये जब मैं रिएक्शंस पढ़ाऊंगा मैं तब भी बताऊंगा, लेकिन ये बेरिलियम की पिकुलर नेचर है कि ये आमतौर पे पानी से तो मेटल्स रिएक्शन करती हैं, हमारे पास अपने हाइड्रो ऑक्साइड या ऑक्साइड्स बनाती हैं, इसकी डिटेल अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन बेरिलियम अगर रेड हॉट करके भी रिएक्शन करवाया जाए वाटर के साथ तो रिएक्शन नहीं करती। ये MCQ है MDCAT का। मैं MCQ बना के पूछ लेता हूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल, द अल्कलाइन अर्थ मेटल, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर? तो आप आंसर करेंगे बेरिलियम। क्लियर है? तो ये आपको पता लग गया कि ये भी एक MCQ है। नेक्स्ट, द फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, द ब्यूटीफुल थिंग। मेटल जी, बेरिलियम मेटल है जी। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है जी, कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। भाई मेटल्स तो आयनिक बॉन्ड बनाती हैं, बट दिस इज मेटल। ये स्पेसिफिक नेचर की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। और ये जो पॉइंट है, इसका जो ऑक्साइड बनता है, मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, कोई लेस बेसिक होता है, कोई मोर बेसिक होता है। जितनी ज्यादा मेटालिसिटी होगी उतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी। टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, बेसिसिटी बढ़ रही है। लेकिन बेरिलियम का जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक होता है। माय डियर स्टूडेंट, इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इक्वेशन में नेक्स्ट बोर्ड पे, लेकिन अभी आप ये MCQ याद रखेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले MDCAT में, जो पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वो कहता है मैग्नीशियम, वो कह देता है कैल्शियम, वो कह देता है बेरिलियम, और एंड में कह देता है नॉन ऑफ देम। तो मेजर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर सकते हैं कि भाई मेटल्स तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं बनाते। लिसन, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज शेयर कर दूं, इन्फॉर्म कर दूं माय डियर स्टूडेंट्स कि एल्युमिनियम भी मेटल है, लेकिन वो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती है। जिंक भी मेटल है, उसका ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से बेरिलियम वाहिद मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती है। यू नो व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? An oxide which behave as base when reacted with the acids and behave as acid when reacted with the base. Dual nature, acid base दोनों एम्फोटेरिक। सो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक तरफ से हमने जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को पढ़ना है तो उसमें जो टॉप एलिमेंट बेरिलियम है उसकी तमाम स्पेसिफिकेशंस की रीजन के साथ हमने MCQs को अंडरस्टैंड कर लिया है। नाउ वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर एवरीथिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या चीज है। उसने कहा रिएक्शंस ऑफ द 2A ग्रुप एलिमेंट्स की बात करें। हाँ, ये हमें दिखने में नजर आया कि ये लाइन उसने लिखी। अभी आप देख सकते हैं कि अब से थोड़ी देर पहले जो मैंने जनरल प्रॉपर्टीज बात की हैं या जो मैंने पिकुलर नेचर बात की है, मैंने हर लाइन को लिखा और उससे रिलेटेड MCQ हर लाइन का शेयर किया। सो इमेजिन करेंगे ये 7, 8, 10 जो MCQs मैंने डिस्कस किए हैं वो बिल्कुल पूछे जाते हैं पेपर में और आते हैं, लेकिन हमारे पास जो एंटाइटल्ड था सिलेबस में दैट वाज द रिएक्शंस ऑफ द 2A ग्रुप। अब इसको हम उसी पैटर्न में पढ़ते हैं। हमारे पास ये सारी चीजें नहीं है।
अब हम तमाम रिएक्शंस पढ़ेंगे, हमारी जो भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो किन किन के साथ कैसा बिहेव करती हैं। सबसे पहले उसने कहा रिएक्शन विद द एयर ऑक्सीजन के साथ। एक तो बड़ी कॉमन चीज आप लोग जानते हैं, आप मेटालिक वेक्टर के बारे में जानते हैं कि मेटल्स आर वेरी मच रिएक्टिव। हाँ, उन्हें फौरी तौर पे इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है जी, वो फौरी तौर पे अपने कंपैटिबल पार्टनर से मिलके एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं, बिल्कुल करती हैं। इसलिए तो उनकी सरफेस जो शाइनी होती है वो टार्निश हो जाती है, वो गदली हो जाती है, वो खराब हो जाती है, क्योंकि वो अपने ऑक्साइड्स की प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। यू आर वेरी मच फेमिलियर इन द एक्सपेरिमेंट्स इन द लैब कि सोडियम मेटल को जैसे ही बाहर रखते हैं तो वो एकदम व्हाइट से ब्राउन हो जाती है, उसका ऑक्साइड बन जाता है ना। अब हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं जो कि हमारा टॉपिक है। हमारे पास तमाम मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं। कंडीशंस देखिएगा, बेरिलियम रिएक्शन कर रही है 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तवज्जो फरमाएं, और क्या बन रहा है आपके पास, हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड बन रहा है। पहला एमसीक्यूज तो आप में से आपने ये याद रखना है कि बेरिलियम हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, बेरिलियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। बेरिलियम ऑक्साइड, ये ऑक्साइड, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज सुने, ये एक इक्वेशन है, 3 एमसीक्यूज हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। अभी मैंने मेटल्स की सेंस में भी बात की, अभी मैंने ऑक्साइड की भी बात की। एग्जैक्टली ये एम्फोटेरिक इन नेचर है, ये डुअल प्रॉपर्टी शो करेगा। बहरहाल अभी हम ऑक्साइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑक्साइड बन जाएगा, हाई टेम्परेचर पे बनेगा। अब टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, टॉप टू बॉटम मेटालिक रिएक्टर बढ़ता जाता है, टॉप टू बॉटम। इसकी वजह से वही रिएक्शन जो ऑक्सीजन के साथ होता है, मेटल्स जैसे जैसे नीचे आती जाती हैं स्पीड अप होती जाती हैं। एमसीक्यू क्या याद रखना है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं, बिल्कुल इस तरह स्ट्रॉन्शियम और बेरियम भी ऑक्साइड बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। लेकिन बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनके ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। ओके, ठीक है, हमें पता लग गया, एमसीक्यू पूछे तो हम आंसर कर देंगे। व्हाट अबाउट द स्ट्रॉन्शियम एंड द बेरियम, दे आल्सो डू रिएक्ट, यस वो भी रिएक्शन करते हैं एयर के साथ। जैसे मैंने बेरियम का रिएक्शन लिखा हुआ है 500 to 600 डिग्री सेल्सियस पे एयर के साथ प्लेंटी सप्लाई में रिएक्शन करता है। लेकिन ऑक्साइड देखें उसका डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे अगर ये मैं +2 लूं तो यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वो तमाम कंपाउंड्स जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, दे आर कॉल्ड एज पर ऑक्साइड्स। तो बेरियम और स्ट्रॉन्शियम पर ऑक्साइड्स बनाते हैं when they are being burnt in air, when they are exposed to air, when they are going to react with air। क्लियर हो गया, तो ये एमसीक्यू भी क्लियर हो गया। दिखने में बड़ी स्मॉल एक छोटी सी स्टेटमेंट्स लगती हैं, लेकिन ये एमसीक्यूज हैं और मैं इस लेक्चर में आप लोगों के लिए बार बार एलैबोरेट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और अगर कोई क्वेश्चन बनाएगा तो इसी बेस पे बनाएगा। मिसाल के तौर पे मैं एक एमडी कैट का क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूं कि which one of the following alkaline earth metal do not form normal oxide, word do not form normal oxide, O-2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम एंड बेरियम। तो माय आंसर विल बी बेरियम, क्योंकि मुझे पता है कि ये पर ऑक्साइड बनाएगा। गॉट इट। तो ये आपका रिएक्शन विद एयर, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो रिएक्शंस हैं उसमें से पहला क्लियर होता है। इसमें से मैंने 4 एमसीक्यूज आपसे शेयर किए इस लेक्चर में। So these are worth important words for you people। अभी नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन के साथ मेटल रिएक्शन करती हैं। बाइनरी कंपाउंड ऑफ द हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स बनाती हैं, बिल्कुल बनाती हैं। हमारे पास बेरिलियम का भी बनता है, मैग्नीशियम का भी बनता है। वंस अगेन सेम स्टोरी, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ती है, ईज ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, हमारे पास हाइड्राइड जल्दी बनेंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने रिएक्शन लिखा है कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन रिएक्शन कर रही है और ये एमडी कैट में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। उसने पूछा था मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन और एक इक्वेशन लिखी जिसमें उसने कैटालिस्ट नहीं लिखा था। देखा कितना इंपॉर्टेंट है, कैटालिस्ट भी नहीं लिखा था और वही पूछ लिया गया एमसीक्यू में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप पढ़ रहे हो तो आपने हर चीज को गौर से देखना है, याद रखना है, पढ़ना है। क्वेश्चन किया गया कि मैग्नीशियम हाइड्राइड जब बनता है किसकी प्रेजेंस में बनता है। ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी मैग्नीशियम आयोडाइड, ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम और नन ऑफ देम। तो आंसर विल बी बोथ ऑफ देम। अब देख रहे हैं कि मेरे पास प्रेशर भी है और मैग्नीशियम आयोडाइड भी है। एक और चीज सुन लें, ये सेम कैटालिस्ट मैग्नीशियम आयोडाइड एंड प्रेशर जब मैग्नीशियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्राइड बना रहा है तभी भी यूज किया। इसके अलावा
अगर कैल्शियम हाइड्रोजन होगा और कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा फिर भी यही कैटालिस्ट रहेगा। मैं एमडी कैट के क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए कि मैग्नीशियम हाइड्राइड प्लस प्रेशर इज अ कैटालिस्ट यूज्ड टू प्रोड्यूस द हाइड्राइड्स ऑफ ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम। आंसर विल बी बोथ ऑफ देम। क्लियर हुआ? सो आप देखें कि इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है कि हम हर उस चीज को क्रिटिकली ओवरव्यू करें, हर एंगल से ओवरव्यू करें और अपने कॉन्फिडेंस को फिल्म करें और आंसर को सही दें जवाब। ठीक है, सो आप देख सकते हैं, इसको मैंने डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया। इस तरह रिएक्शन विद नाइट्रोजन, नाइट्राइड्स बनते हैं। हाँ जी, किस टाइप के बनते हैं? कोई भी मेटल है, मैग्नीशियम आ जाए, कैल्शियम आ जाए, यू गॉट इट। तो मैंने एक एक एलिमेंट लिखा है, नाइट्राइड्स बनते हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होता है, हाई टेम्परेचर पे नाइट्राइड्स बनते हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू बर्न द मेटल इन एयर, यू नो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। हमारे पास ऑक्साइड्स तो बनेंगे, ये पर ऑक्साइड्स बनेंगे, लेकिन इसके साथ हमारे पास मेटल के कुछ यूनिट्स जो होंगे वो नाइट्राइड्स भी बनाते हैं। सो किस तरह के बनते हैं आपके सामने मैं लिख दिया CA3N2। अगर मैं इधर M मेटल कंसीडर कर लूं कैल्शियम की जगह तो M3N2 टाइप के हमारे पास बन जाते हैं नाइट्राइड्स। अच्छा, अहम तरीन MCQ MD कैट में पूछा गया, व्हाट इज द यूज ऑफ द मेटल नाइट्राइड्स when we are studying and we are directed that we have to deal with every kind of the reaction of the alkaline earth metals, then we are here to answer every question। मैं बार बार इस चीज पे फोकस करता हूं। हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्राइड्स होते हैं बेटा, उनका जब पानी से रिएक्शन करते हैं, ऑफ कोर्स मेटल्स पानी के साथ रिएक्शन करके बेसिस बनाती हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, व्हाटसोएवर इट इज। लेकिन इसके साथ आप देखें अमोनिया गैस लिबरेट होती है। सो ये लाइन सुने कि मेटल नाइट्राइड्स, कौन सी मेटल पढ़ रहे हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इसी की बात कर रहे हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो नाइट्राइड्स होते हैं when they are treated with water or when they are being hydrolyzed, जो पानी से रिएक्शन करवाते हैं, they are the good source of ammonia, queen of chemicals, ammonia बनाते हैं। so ये भी एक MCQ पूछा जा सकता है, you have to answer that। फिर हम बात करते हैं रिएक्शन विद सल्फर। पैटर्न ऑफ सल्फर के साथ रिएक्शन होता है, मैग्नीशियम सल्फाइड बनता है, कैल्शियम सल्फाइड बनता है, वेरी सिंपल टाइप ऑफ द रिएक्शन। मैग्नीशियम मेटल सल्फर से रिएक्शन करती है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, वैलेंसी एक्सचेंज होती है, MgS मेटल, ये -2 है, ये +2 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस कैटेगरी के कैल्शियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड वगैरह बन जाते हैं। सो इतना ही है, MD कैट में क्वेश्चन इससे रिलेटेड इतने ज्यादा नहीं है, और ये जो बताया यही क्वेश्चन है क्योंकि सिंपलेस्ट इंफॉर्मेशन है। रिएक्शन विद द हैलोजेंस, यू बेटर नो, हमारे पास पॉलीमेरिक हैलाइड BeCl2, हमारे पास MgCl2 भी बनता है, हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड भी बनता है, तो इस तरह फ्लोराइड्स भी बन सकते हैं, हमारे पास ब्रोमाइड्स भी बन सकते हैं। मेटल है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है ना, जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन से रिएक्शन करेगी तो हैलाइड्स बनाएंगी। किस टाइप के बनाएंगी? अगर मैं X2 कह लूं, किसी भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को किसी भी मेटल से रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास मेटल हैलाइड्स बन जाएंगे, MX2 टाइप के। एक और चीज, जिस तरह टॉप टू बॉटम आ रहे हैं मेटल्स में, रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। अगर मैं कोई एक हैलोजन कंसीडर कर दूं कि भाई क्लोरीन की बात कर लेते हैं, कोई एक हैलोजन, हैलोजन्स को नहीं अभी मैं छेड़ा, ठीक है, मैं मेटल्स की बात कर रहा हूं, तो मेटल्स का जब मैं हैलोजन से रिएक्शन करूंगा तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? मुझे बताएं। मैग्नीशियम क्लोराइड जल्दी बनेगा कि बेरियम क्लोराइड जल्दी बनेगा? आप कहेंगे सर टॉप टू बॉटम है, रिएक्टिविटी बढ़ रही है, बेरियम सबसे नीचे पाया जाता है, तो बेरियम की रिएक्टिविटी ज्यादा, ऑफ कोर्स बेरियम क्लोराइड ज्यादा जल्दी बन जाएगा। गॉट इट? तो आपने ये तमाम कॉन्सेप्ट्स भी अपने जहन में रखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं वहां पे क्या है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बोर्ड पे देखिए रिएक्शन की बात हो रही है, रिएक्शन विद वाटर। वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास वंस अगेन बहुत से MCQs हैं। आप देखिए मैंने लिखा है उनको पॉइंट आउट करके। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर? बेरिलियम, चाहे रेड हॉट कर दीजिए, आप देख रहे हैं मैंने वो लाइन लिखी है, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन रेड हॉट। याद रखना है ये रेजिस्टिव है, ये पानी से इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करती। ओके, इसकी एक रीजन ये भी होती है कि प्रोटेक्टिव कोट बना लेती है ना बेरिलियम ऑक्साइड का, इस वजह से रिएक्शन नहीं करती। इसलिए एक और बात याद रखिएगा कि पॉसिबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स में BeOH होल ट्वाइस, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की पॉसिबिलिटी मिनिमम होती है एग्जिस्टेंस की। समझ आया? आपने MgOH होल ट्वाइस पढ़ा होगा जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीसिया कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा होगा, लेकिन BeOH होल ट्वाइस की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ते क्योंकि
इसका बनना ही एक इशू है, वाटर से तो रिएक्शन नहीं कर रहा, प्रोटेक्टिव कोट बेरिलियम ऑक्साइड का बन जाता है। ये एक अलग केस है कि अगर हम इसको ज्यूम कर लें कि बनता है और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछ लें, मैं स्टेबिलिटी पूछ लूँ, वो आगे हाइड्रोक्साइड में मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन अभी आपने ये पॉइंट जहन में रखना है कि बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, कंफर्म इट, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली, अब टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, मेटालिक रिएक्टर बढ़ता जा रहा है, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। बेरिलियम रिएक्शन नहीं करता, मैग्नीशियम करेगा लेकिन स्लो करेगा वाटर के साथ। हाँ, अगर वाटर को गर्म कर दें 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी स्टीम कर दें, वो भी मैंने लिखा है, स्टीम पे ले जाएं, हाई टेम्परेचर पे ले जाएं, तो अब जारी बात है किनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ गई है, इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टनर्स के इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ते हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। तो हमारे पास वो तो बात सच है, वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर बट फास्टली विद द स्टीम। आप देख रहे हैं वाटर गैशियस फॉर्म में लिखा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर लिक्विड नहीं ना रहता, वो गैशियस फॉर्म में आ जाता है, स्टीम बन जाती है। तो इट रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, द ब्यूटी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो वाटर से रिएक्शन करती हैं तो हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं, साथ में ऑफ कोर्स हमारे पास वो जो भी बाय प्रोडक्ट बननी है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को इस पे क्यों एम्फसाइज किया गया कि हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, भाई पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, फिर वो फर्दर वाटर से रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जरूर बनाएगा, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जो कि एसिडिटी को कंट्रोल करने के काम आता है। ये बातें सच हैं, लेकिन ये फैक्टर आपने याद रखना है कि व्हेन मैग्नीशियम, एमसीक्यू में अगर पूछे एमडी कैट में, यू विल आंसर दैट मैग्नीशियम रिएक्ट विद स्टीम, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी से रिएक्शन करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और टॉप टू बॉटम फिर रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है और वो जल्दी हाइड्रोक्साइड बनते जाते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। सो दिस इज द काइंड ऑफ रिएक्शन जिसमें हम वाटर के साथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और ये देखें मैंने सारे पॉइंट जो बोले हैं वो हाईलाइट भी किए हैं, और आप देख भी रहे हैं कि मैं हर स्टेटमेंट में एमसीक्यू जनरेट कर रहा हूं। बहुत से एमसीक्यूज बन सकते हैं, कोई एक दो एमसीक्यू नहीं बन सकता। इनकी रिएक्टिविटी, इनकी बेसिसिटी, इनके ऑक्साइड्स के रिएक्शन, नॉर्मल पर ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, एमडी कैट में जब हमें जनरल डाटा क्लियर होगा तो हम हर सवाल का जवाब दे सकेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास आप देख रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल, और यहाँ पे आपने टॉप पे देखा है मैंने लिखा हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये बड़ी पॉपुलर स्टेटमेंट है, मैदे की एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए जो मिकेन सिरप बोला जाता है, सिरप जैसे यूज करते हैं, वो कुछ भी नहीं होता, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, सस्पेंशन होती है। ये जो सस्पेंशन का लफ्ज है, यहाँ पे भी एक चीज क्लियर होगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सस्पेंशन मतलब इसकी सॉलिबिलिटी, हाँ इसकी सॉलिबिलिटी कम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की निस्बत, क्योंकि टॉप टू बॉटम सॉलिबिलिटी बढ़ती है। ये भी अभी आप पढ़ेंगे, हमारे एमसीक्यूज में आएगा नेक्स्ट बोर्ड पे, लेकिन अभी इसकी बात करते हैं। कंपाउंड्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वेल माय डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं। हमने बुक में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को पढ़ना है ना, अपने एमडी कैट में ऑक्साइड्स को पढ़ा, हाइड्रोक्साइड्स को पढ़ा, कार्बोनेट्स को पढ़ा, सल्फेट्स को पढ़ा, नाइट्रेट्स को पढ़ा। मैं एमडी कैट से रिलेटेड जो तमाम डाटा है आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वाच दिस, सबसे पहले ऑक्साइड की बात करते हैं। तो देखिए, बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, मैंने बोला था, क्यों बोला था, पिक्यूलर नेचर में वहीं पे बात क्लियर हो जाती है कि हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड बनता है। और ये भी बताया था अभी लास्ट बोर्ड में जब मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाई टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस कहा था ना, उस पर बनता है, बिल्कुल बन गया। ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, कैसे, इक्वेशन देखें, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, वरना आप जानते हैं मेटल्स आर बेसिक इन नेचर और कोई मेटल बेस से रिएक्शन नहीं करती है। एमडी कैट का एमसीक्यू मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन रिएक्ट विद बेस। आपके जहन में आता है भाई मेटल्स तो बेसिक इन नेचर है, वो तो बेस से रिएक्शन नहीं करती है ना, बेरिलियम कर रही है। अगर बेरिलियम की ऑप्शन दे दी जाए इस तमाम में से तो आप आंसर करेंगे कि बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है, खाली बेरिलियम भी एम्फोटेरिक इन नेचर है। अब देखें, अगर मैं ऑक्साइड यूज करूंगा तो बाय प्रोडक्ट वाटर बनेगी, लेकिन अगर मैं बेरिलियम मेटल यूज करता तो हाइड्रोजन लिबरेट होती, ये ऑक्सीजन उसके साथ ना मिलती। दिस इज केमिस्ट्री, दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री विच इज वेरी सिंपल, नो नीड टू गेट कंफ्यूज अबाउट एनीथिंग, क्लियर बातें हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड है, बेस के साथ रिएक्शन कर रही है, सोडियम बिराइलेट बनता है और साथ में वाटर बन जाता है। अब वही बेरिलियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है, व्हाई, बिकॉज दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मीन behave as a base with acids and behave as acid with the bases। तो आप देखें H2SO4 के साथ रिएक्शन हुआ, बेरिलियम सल्फेट बना, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब बाकी ऑक्साइड्स की तमाम ये जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, दे आर एमसीक्यूज फॉर यू। ऑल अदर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हाँ, हमें पता लग चुका है, मैं बोल भी चुका हूँ बार बार
कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक और एमसीक्यू शेयर करता हूं एमडी कैट का जो आया हुआ है। Which one of the following oxide is not amphoteric? Which one of the following oxide is not amphoteric? Option A beryllium oxide, option B zinc oxide, option C aluminium oxide। देखिए मैं आपको इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एंड ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड। आप कहेंगे भाई जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है। क्लियर? तो माय आंसर विल बी द डेल्टा। ये तमाम चीजें आप लोगों की मेंटल जॉगिंग के लिए बहुत जरूरी है बिकॉज दिस इज एमडी कैट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम फॉर्म द नॉर्मल ऑक्साइड्स। मैंने ये बात की थी ना जब ऑक्सीजन से रिएक्शन पढ़ा रहा था, बिल्कुल कर चुके हैं। स्ट्रोंशियम एंड बेरियम फॉर्म द पर ऑक्साइड्स, बताया था, इक्वेशन में भी एक्सप्लेन किया, अभी इस लेक्चर में एक्सप्लेन किया। पर ऑक्साइड इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, याद रखना। ये पॉइंट है सोलबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये अहम पॉइंट है भाई, सोलबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कैसे? हमारे पास ऑक्साइड तो सारे एक हैं, सारे मेटल्स के हैं। अच्छा, क्या मैं इसको रिएक्टिविटी से कंपेयर करूंगा? नहीं, सोलबिलिटी का ताल्लुक लैटिस एनर्जी से बात करते हैं। ठीक है, जितना स्मॉल केटायनिक साइज होगा, गॉट इट, उतनी छोटी क्रिस्टल होगी। हाँ, न्यूक्लियस का चार्ज उतना ही पार्टनर पे स्ट्रॉन्ग होगा, बिल्कुल। बॉन्ड उतना मजबूत होगा, जी। उसको तोड़ना मुश्किल होगा, एग्जैक्टली। उसकी सोलबिलिटी कम होगी, यस। टॉप टू बॉटम आते जाएं, मेटल का साइज आयनिक साइज केटायनिक साइज बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड वीक होता जा रहा है, उसको ब्रेक करना आसान होता जा रहा है। तो अगर पानी उसके ऊपर ऑपरेट करके उसको हाइड्रोलाइज करना चाहेगा तो जल्दी कर लेगा। सो टॉप टू बॉटम सोलबिलिटी इंक्रीजेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। And my dear students, you can understand this is the work for you people, my words are for you people। मैं बार बार एक चीज की एक्सप्लेनेशन में तमाम रिलेटेड लाइंस अलहदा अलहदा बोलता हूं, ताकि अगर आप लोगों से किसी भी तरह से एमडी कैट का क्वेश्चन किसी भी कॉन्सेप्ट से पूछ ले तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर एंड यू हैव टू आंसर। ओके, नेक्स्ट, द बेसिसिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ऑफ कोर्स ये तो हम पढ़ चुके हैं, टॉप टू बॉटम मेटालिक वेक्टर बढ़ता है, जितनी अच्छी मेटल होगी उतना उसका बेसिक ऑक्साइड होगा। मैं एमसीक्यू पूछता हूं, लेट्स सपोज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोर बेसिक? मैं कहता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैं कहता हूं कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। तो माय आंसर इज बेरियम ऑक्साइड, क्योंकि सबसे नीचे पाया जाता है, इसका मेटालिक वेक्टर सबसे ज्यादा है, इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा है। सो गॉट इट। तो ये आपके पास, अगर इसको मैं रिवर्स करके लेस में पूछ लेता तो आप कहते भाई जो ऊपर मेटल पाई जाती है वो लेस बेसिक है, तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट। वेल, मैं अभी यहाँ पे कोशिश करूंगा कि कुछ स्लाइड्स भी आपसे शेयर कर दूं जो कि एमसीक्यू से रिलेटेड है, सो दैट यू कैन आंसर दैट प्रॉपर्ली। व्हाइट बोर्ड पे स्लाइड देखते हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप एक स्लाइड देख रहे हैं जिसमें क्वेश्चन है रिएक्शंस ऑफ द 2A ग्रुप एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन आर गिवन। उसने कुछ रिएक्शंस दे दिए। बेरिलियम प्लस ऑक्सीजन 800 डिग्री बेरिलियम ऑक्साइड बन रहा है, बेरियम हमारे पास ऑक्साइड। ओके, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है। तीसरी ऑप्शन देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है। नंबर 4 पे मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है। स्टेटमेंट सुने वो क्या कहता है, आप देख रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस नॉर्मल ऑक्साइड इज नॉट फॉर्म अंडर द गिवन कंडीशंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स बताएं कि नॉर्मल ऑक्साइड कौन नहीं बना रहा? बेरियम पर ऑक्साइड बनाता है। नंबर 2 जो है बेरियम प्लस O2, ये पर ऑक्साइड बनना चाहिए था, ये इसने गलत लिखा हुआ है कि बेरियम का नॉर्मल ऑक्साइड बनता है। सो दिस इज माय आंसर। अगर मैं आंसर्स को आंसर करूं तो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, नंबर 2 इज नॉट पॉसिबल, ये गलत इक्वेशन लिखी गई है। तो ये आपके सामने एक एमसीक्यू, एक और एमसीक्यू आप देख रहे हैं फॉर योर प्रैक्टिस। क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ द 2A ग्रुप एलिमेंट्स विद वाटर आर गिवन। वाटर के साथ रिएक्शन, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का देखते हैं। बेरिलियम प्लस वाटर स्टीम। अच्छा, ये रिएक्शन कर रहा है रेड हॉट के ऊपर, ठीक है। यहीं पे आप लोगों को भी अंदाजा हो गया होगा कि क्या क्वेश्चन होगा। फिर मैग्नीशियम का रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। कैल्शियम का कोल्ड वाटर से हाइड्रोक्साइड बना रहा है, वो तमाम बातें आ रही हैं ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, बाकी हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ओके, नंबर 4 में भी ठीक है, उसने कोल्ड वाटर से भी हाइड्रोक्साइड बना दिया है, हाइड्रोजन तो लिबरेट कर रहा है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। भाई मुझे बताएं, क्या बेरिलियम वाटर से रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। नंबर 1 रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, नहीं होता।
रेड हॉट भी कर दें तो बेरिलियम वाटर से रिएक्शन नहीं करता। और ये MD-CAT के क्वेश्चन जो आपके सामने प्लेस किए गए और मैंने ऑरली भी आपको एक्सप्लेन किया था, बहुत से MCQs जिनमें से कुछ की एग्जांपल आपके सामने दी गई। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने जहन में तमाम बातें रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और देखते हैं कि वहां पे क्या है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्साइड्स की बात होगी, अब बात करते हैं हाइड्रोक्साइड्स की। हाइड्रोक्साइड्स इन बेसिस ऑफ कोर्स, ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीजें पॉइंट आउट की हैं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल। लेट्स इमेजिन कि BeOH बन गया। ओके, बन गया। MD-CAT का एक क्वेश्चन आया था जिसकी बेस पे मैंने ये पॉइंट लिखा है। उसने कहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। एग्जैक्ट उसी क्वेश्चन की नोटेशन की है उसने। मैग्नीशियम कह दिया, कैल्शियम कह दिया। अब मेरी बात सुने, जो MD-CAT में क्वेश्चन आया था ना, वेरी इंपॉर्टेंट लिसन, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात नहीं थी। हमें पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी स्लाइटली है, थोड़ी है, सॉल्युबल तो है लेकिन बहुत कम है। नॉर्मली वो सस्पेंशन बनाता है। तो MD-CAT में जो उसने क्वेश्चन किया तो उसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल ही नहीं दी थी। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, वो चैलेंज कर सकता है, भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल नहीं है। तो ऑप्शन दी थी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड एंड द बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो हम जानते हैं कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल। जिस तरह ऑक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है, बिल्कुल उसी तरह, मेरे वर्ड सुने, ये MCQs हैं, उसी तरह हाइड्रोक्साइड्स की भी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। तो बेरिलियम इज इनसॉल्युबल, वो देखिए मैंने लिखा है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल, ऑल अदर्स आर सॉल्युबल। यहां पे मैं इस चीज की जस्टिफिकेशन कर चुका हूं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्लाइटली सॉल्युबल, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और फिर टॉप टू बॉटम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड द स्लेग लाइम, उनकी बातें मैंने कर दी। पानी में सॉल्युबल होता है, जिसको व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। क्विक लाइम किसे कहते हैं, MD-CAT का क्वेश्चन है, CaO को। स्लेग्ड लाइम किसे कहते हैं, CaOH को। याद रखना है, आपने फॉर्मूला भी याद रखना है, अल्कलाइन अर्थ मेटल से एसोसिएटेड है। ओके, फिर वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है which one of the following is used for the white wash। तो हम जानते हैं इट्स अ कॉमन थिंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो पहले दौर में व्हाइट वॉश के लिए यूज किया जाता था, जिसे हम सफेदी भी कहते थे या चूना भी कहा जाता था। सिंपल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सस्पेंशन बनती है, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। ये नाम भी MCQ में पूछा जा सकता है, मैं दूसरी दफा लिख रहा हूँ लेक्चर में, इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ मैं लिख रहा हूँ कि ये हमारे पास एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बट डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर स्टडीइंग इन ट्रू सेंस, देन वी आर स्टडीइंग एवरीथिंग। ओके, अब आगे बात करते हैं। अच्छा, सॉल्युबिलिटी का जो सिनेरियो मैंने कहा कि भाई सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रही है, क्यों कर रही है, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि भाई हर वो सॉल्ट जिसमें केटायनिक साइज टॉप टू बॉटम आने की वजह से इंक्रीज करेगा, उसकी क्रिस्टल लैटिस वीक होती जाएगी, उसके साइज के बढ़ने की वजह से। वीक होने का मतलब है उसको तोड़ने के लिए कम अमाउंट चाहिए होगी, लिटिल अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी लैटिस एनर्जी टॉप टू बॉटम कम होती जाएगी। ये भी एक MCQ में पूछा जा सकता है कि लैटिस एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस बिकॉज केटायनिक साइज इंक्रीजेस, सो उस वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। तो ये मैंने कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं फॉर यू पीपल, आप लोग इसको देख सकते हैं। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बाकी सिंपल हाइड्रोक्साइड हमारे सामने है। अब बात करते हैं कार्बोनेट्स की, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं अल्कली मेटल कार्बोनेट्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे अभी सिलेबस में नहीं है। मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2A की बात करूंगा। हाँ बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है, बनते हैं। ओके, अब पॉइंट सुने, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर कार्बोनेट्स, अभी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पढ़ाया, सॉल्युबल यस, और उनकी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रही है, बट कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है। MCQ है, कार्बोनेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्युबल हैं, स्लाइटली सॉल्युबल हैं। अब मुझे बताएं मैग्नीशियम कार्बोनेट ज्यादा सॉल्युबल होगा कि स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट? आप कहेंगे भाई टॉप टू बॉटम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट ज्यादा सॉल्युबल होगा और स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट इज लेस सॉल्युबल, बल्कि उसको मैं इनसॉल्युबल की कैटेगरी में भी लेके जाऊंगा, मैंने लिखा है आपके सामने। अच्छा, ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर दी, एक्सप्लेनेशन कर दी है। अब हम बात करते हैं इसके हीट इफेक्ट की, बिकॉज थर्मल डीकम्पोजिशन इज द पार्ट ऑफ सिलेबस, हमारे सिलेबस में बोला गया है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, या कैल्शियम कार्बोनेट है, या पोटेशियम कार्बोनेट है, ये डीकम्पोज होते हैं। भाई मैंने लिख दिया कि कार्बोनेट्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डीकम्पोज ऑन हीटिंग, बिल्कुल ठीक है। और खूबसूरत पॉइंट इन दो इक्वेशन से मैं पहले क्लियर करूंगा, बाद में इनकी एक्सप्लेनेशन में ये दो वर्ड्स बोल दूंगा। देखें एग्जाम्पल देखें ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट डीकम्पोज हो रहा है, जी हो रहा है,
हीट दे रहे हैं, ठीक है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ओके देख लिया। फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, ये 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीकंपोज हुआ, मैग्नीशियम ऊपर है, कैल्शियम नीचे है, दोनों के कार्बोनेट है, यस हैं, डीकंपोज हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, लेकिन जो ऊपर वाला मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसकी डीकंपोजिशन आसानी से हो गई, थोड़े टेम्परेचर पे हो गई, और कैल्शियम जो से नीचे है उसकी डीकंपोजिशन देर से हुई, मुश्किल से हुई, हाई टेम्परेचर पे हुआ, ठीक है। इससे मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते जाएंगे, अगर मैंने कार्बोनेट्स को डीकंपोज करना है तो हमारे पास ईज ऑफ द डीकंपोजिशन डिक्रीजेस, आसानी जो है वो खत्म होती जाएगी, ज्यादा मुश्किल से डीकंपोज होगा। और कॉन्सेप्ट देखें मैंने आपके सामने लिखा है दिस वन, और ये स्पेशल कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए जिसमें इसकी सारे की एक्सप्लेनेशन भी होती है, और इससे रिलेटेड जितने भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट। वो कहता है आयनिक साइज, केटायनिक साइज की बात कर रहे हैं, केटायनिक साइज की, कार्बोनेट तो वही है ना A9, जितना ज्यादा आयनिक साइज होगा लेटेस्ट एनर्जी उतनी कम होगी, मैं यही बोल चुका ना, अभी मैंने यही बताया था, ओके। जब लेटेस्ट एनर्जी कम होगी मतलब उसका जो उसकी स्टेबिलिटी है, इन दैट सेंस हमारे पास वो इन्वर्स होती जाएगी। हमारे पास जो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, ये मैं स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनकी उनकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। अगर हम हीट अप करेंगे, डिस्ट्रक्ट करेंगे तो फैक्टर इफेक्ट आता जाएगा, नेगेटिव आता जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपने अपने जहन में रखना है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बहरहाल आपके एमडीकैट से रिलेटेड ये जो बात है बड़ी क्लियर है, आपके सामने एक्सप्लेन की गई है, आपने इन एग्जाम्पल्स की बुनियाद के ऊपर आंसर करना है, ठीक हो गया, वेरी सिंपल। बात करते हैं नाइट्रेट्स की, NO3 जिसके साथ है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स होते हैं, यस बनते हैं। अब हमने पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर में कि नाइट्रेट्स हीट करने पे डीकंपोज होते हैं, जी हाँ होते हैं। हमने पढ़ा था अल्कली मेटल नाइट्रेट्स जब डीकंपोज होते हैं तो नाइट्राइट्स बनाते हैं, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं कि एमडीकैट के क्वेश्चन में एमसीक्यूज में पूछा जाता है। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो नाइट्रेट्स हैं जब उनको टेम्परेचर से डीकंपोज करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर की गैस, साथ में ऑक्सीजन और साथ में अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं। तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो नाइट्राइट्स हैं वो डीकंपोज होते हैं एट हाई टेम्परेचर, और हमारे पास जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। ये सारे सॉल्युबल होते हैं, और सॉल्युबिलिटी का पैटर्न वही है जो मैंने डिस्कस कर दिया कि टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होती है, दे डीकंपोज ऑन हीटिंग, और उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स में सल्फेट्स आते हैं। तो अगर सल्फेट्स की बात करें, तमाम सल्फेट्स बनाते हैं, जी बनाते हैं। सल्फेट में -2 चार्ज होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे +2 होता है, इफेक्ट कैंसिल होता है। तो इस तरह का जनरल फार्मूला सामने आता है, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड सो ऑन। अब कैल्शियम सल्फेट को जानते हैं, इसको जिप्सम कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O को हम क्या कहते हैं, एप्सम सॉल्ट कहते हैं। तो और उसका भी पता होना चाहिए जो अल्कलाइन अर्थ मेटल से एसोसिएटेड है, बिलखुसूस उन तमाम कंपाउंड्स का जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। अब आपके सामने मैंने कुछ चीजें एक्सप्लेन की हैं सॉल्युबिलिटी के पैटर्न में। अब तवज्जो फरमाए जो मैंने लिखा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सल्फेट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एमसीक्यू है, याद रखना है, क्वेश्चन कर लेगा। बेरिलियम सल्फेट ज्यादा सॉल्युबल है कि बेरियम सल्फेट? आप कहेंगे भाई बेरिलियम सल्फेट ज्यादा सॉल्युबल है क्योंकि कार्बोनेट्स की तरह सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी भी टॉप टू बॉटम हमारे पास डिक्रीज करती है। वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल थिंग जो कि आपके सामने एक्सप्लेन कर दी गई है। आप देख सकते हैं मैंने बेरिलियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट और फेयरली सॉल्युबल, ज्यादा सॉल्युबल है। कैल्शियम सल्फेट स्लाइडली सॉल्युबल, जबकि बेरियम सल्फेट एंड स्ट्रॉन्शियम सल्फेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एंड यू बेटर नो कि बेरियम सल्फेट को जिसको हैवी स्पॉर कहते हैं, जिसको बेराइट कहते हैं, जो रिवर्स होते हैं उनकी ग्राउंड के ऊपर बेरियम सल्फेट काफी ज्यादा पाया जाता है, वो इनसॉल्युबल होता है, पार्टिकुलर साइज में होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और एमसीक्यू रिलेटेड था, चूंकि सल्फेट्स पढ़ रहे हैं तो मैंने एक इक्वेशन लिखी है, कैल्शियम सल्फेट .2H2, इसको क्या कहते हैं, जिप्सम। जब इसकी कंट्रोल्ड हीटिंग करते हैं, बेतहाशा हीटिंग नहीं, कंट्रोल राउंड अबाउट द 100, तो हमारे पास ये 75% अपना लूज कर देते हैं। और फिर हमारे पास एक हेमीहाइड्रेट बनता है, कैल्शियम सल्फेट में से 75% जो है जिप्सम में से पानी निकल जाता है, तो फिर एक H2O। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये आप जानते हैं इसके डिफरेंट यूजेस हैं, एग्रीकल्चरल यूजेस भी हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं और स्ट्रक्चरल यूजेस भी हैं। तो इन तमाम चीज़ों को याद रखना है जो कि हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हवाले से थी। मैंने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का बेसिक इंट्रो, उनकी तमाम प्रॉपर्टीज, उनकी प्रोडक्ट्स और उनके रिएक्शंस और उनके कंपाउंड्स और उनकी सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, ट्रेंड्स एक्सप्लेन किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड पे, जहां पे हम बात करेंगे
हैलोजेंस के बारे में। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे आज के एमडीकैट टॉपिक के जो सेकंड ग्रुप के बारे में, दैट इज हैलोजेंस, ग्रुप 7A। आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं इससे, आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं कि मैंने इनका बेसिक इंट्रो लिखा है, आपके सामने इनके एटॉमिक नंबर्स भी लिख दिए हैं, और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब हम जनरल हैलोजेंस सॉल्ट फॉर्मिंग की बात करते हैं तो एस्टाटीन को इसलिए डिस्कस नहीं करते कि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसकी हाफ लाइफ बहुत कम है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, और इनकी जो फिजिकल स्टेट्स हैं ये भी आपने याद रखनी है। जनरल इंट्रोडक्शन है हैलोजेंस के बारे में, मैं दोबारा रिवाइज करता हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन एक ऑरेंज रेड लिक्विड है, आयोडीन ग्रेश ब्लैक सॉलिड है। अगर गैसेस का कलर पूछा जाए तो फ्लोरीन पेल येलो गैस है और ग्रीनिश येलो गैस है क्लोरीन। तो ये भी एमडीकैट के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा फिजिकल स्टेट्स के बारे में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडिश ब्राउन लिक्विड और ग्रेश ब्लैक सॉलिड, और येलो गैस और ग्रीनिश येलो गैस ये कंफ्यूजिंग होती है। आपने इन दो पॉइंट्स को याद रखना है, फ्लोरीन इज पेल येलो और क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो गैस। सॉल्ट फॉर्मिंग इसलिए कहते हैं कि द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दे आर, और ये सॉल्ट फॉर्मिंग भी होते हैं। ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आई एम एक्सप्लेनिंग दैट ऑल अगेन एंड अगेन। और फिर मजीद देखें आपके सामने मैं, वैसे जनरल ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज तो हमें पता है कि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। हमारे पास ऑफ कोर्स दे आर द नॉन मेटल्स, तो सारी बात है इनका फिर नॉन मेटालिक करैक्टर डिस्कस करेंगे ना, तो टॉप टू बॉटम नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करता है। इसके अलावा जो स्ट्राइकिंग पॉइंट्स हैं हैलोजेंस के हवाले से वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ ऑक्सीडाइजिंग पावर की। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग पावर? किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। क्लियर है? एक एलिमेंट जिसके इलेक्ट्रॉन स्नैच करने की टेंडेंसी ज्यादा है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसा मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट एलिमेंट्स का ग्रुप है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन स्नैच करेंगे, ये अपने आप को रिड्यूस करेंगे। एमसीक्यू ऑफ एमडीकैट, हैलोजेंस हैव हाई रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है खुद से एसोसिएटेड, ये अपने आप को रिड्यूस करते हैं। दे हैव द हाई रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हो गया? अब जब इनका अपने आप को रिड्यूस करने का पोटेंशियल ज्यादा है तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज भी ज्यादा करेंगे। इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। क्लियर हो गया? पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात, इन तमाम हैलोजेंस में से किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है? सिंपल, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी जिसकी इलेक्ट्रॉन स्नैच करने की कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो हम जानते हैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। मैंने वैल्यूज भी लिख दी हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, ये एमडीकैट के क्वेश्चन में पूछा जाता है। फ्लोरीन 4.0, क्लोरीन 3.0, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। ओके, अब हमारे ये मैंने ट्रेंड्स भी लिखे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कम हो रही है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। ऑक्सीडाइजिंग पावर के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है इसी रिलेशन से। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। ये दो प्रॉपर्टीज मैंने बॉन्ड एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए लिखी। क्यों? क्योंकि यहां पे वेरिएशन है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की सिंपली, तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स नॉर्मली जितने भी ट्रेंड्स हैं वो फ्लोरीन सबसे ज्यादा और आयोडीन सबसे कम, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, दरमियान में ये ट्रेंड फॉलो होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ट्रेंड ये है, मैंने वैल्यूज भी लिख दी हैं। ऐसा क्यों है? कॉन्सेप्ट पे फॉलो करते हैं ना बात को। ऐसा इसलिए है कि हमारे पास माना फ्लोरीन F2 की फॉर्म में अगर पाया जाए, F2 जस्ट इमेजिन अगर उसको हमने फ्री स्टेट में हासिल कर लिया तो पेल येलो गैस, तो इसके बॉन्ड को तोड़ना आसान है। भाई क्यों आसान है? क्योंकि इसका साइज स्मॉल है। छोटे छोटे दो फ्लोरीन एटम आपस में जुड़े हुए हैं, उनके पास लिमिटेड एरिया में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करते हैं। जब वो रिपल्शन करेंगे तो उनका बॉन्ड आपस में वीक हो जाएगा, उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं यहां से एमसीक्यूज आपसे बना के पूछ सकते हैं भी सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी है? फ्लोरीन की? नहीं, सबसे ज्यादा क्लोरीन है, दैट इज 243,
देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन एंड देन आयोडीन। तो ये ट्रेंड एमसीक्यूज की फॉर्म में मुख्तलिफ अंदाज से पूछा जाएगा। आपसे वैल्यूज पूछी जाएंगी, आपसे दो रिलेशन बना के ट्रेंड पूछा जाएगा कि वो कहेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन। उसमें उसने लिखा होगा क्लोरीन की जो है फ्लोरीन की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन से ज्यादा है, इनकरेक्ट। फ्लोरीन की बॉन्ड एसोसिएशन बॉन्ड ब्रोमीन से ज्यादा है, इनकरेक्ट। और एंड में लिखा होगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन का जो रिलेशन है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो क्लोरीन की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन से ज्यादा है, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यानी इन वैल्यूज को और स्ट्रेंथ्स को याद करने का मकसद क्या है आपको पता होना चाहिए। फिर इसी तरह ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में मैंने वैल्यूज लिख दी हैं। क्लोरीन -349 किलोजोल्स, ब्रोमीन -325, दिस इज -322 और आयोडीन -295। और रीजन इसकी भी यही है कि इसके दौरान फ्लोरीन का जो पिक्यूलर बिहेवियर है वो है। आप जानते हैं कि फ्लोरीन के पिक्यूलर पॉइंट्स क्या है, मैं दोबारा बोल देता हूं, एमसीक्यूज में हैलोजेंस को पढ़ रहे हैं। फ्लोरीन का पिक्यूलर नेचर है क्यों, स्मॉलेस्ट साइज, हाई चार्ज डेंसिटी। ओके, फिर क्या होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, इसके पास डी सबशेल नहीं है। ओके, ये सिर्फ अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ओके, एमसीक्यूज, इस वजह से फ्लोरीन वो वाहिद एलिमेंट है जो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज -1। 1 इसलिए कि इसके पास डी सबशेल नहीं है, और माइनस इसलिए कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा +-1 दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, एक +1 एक -1, लेकिन फ्लोरीन की सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, जस्ट -1, ड्यू टू कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई नहीं है, और ये अपने ऑक्टेट तक महदूद रहता है, और ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करता है। तो ये तमाम बातें याद रखिएगा। और नीचे आप देख सकते हैं इस जनरल इंट्रोडक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, इनकी फिजिकल स्टेट्स को एक्सप्लेन करने के बाद, इनकी तमाम प्रॉपर्टीज का जायजा लेने के बाद, और उनको एमडी कैट के एमसीक्यूज में नरेट करने के बाद मैंने एक लाइन लिखी है, ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर से एसोसिएटेड है। हमने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़नी है ना, तो वो इसी से रिलेटेड, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। क्लियर है। अब इसको रिवर्स में पूछिए कि सबसे ज्यादा हैलोजेंस में रिड्यूसिंग पावर किसकी है, तो भाई आयोडीन की है। वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट चलते हैं। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो आप कहेंगे भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने का पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन गेन करने का कम तरीन पोटेंशियल आयोडीन का है। क्लियर है। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एमडी कैट। ये जो मैंने की पॉइंट्स टारगेटेड आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं, और उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप एक सिंगल लाइन में तमाम कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर सकें। अब ये जो लाइन मैं बोलना चाह रहा था आपके सामने एक्सप्लेन की है कि भाई फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम फ्लोरीन का अटैक करवाएं किसी ऐसे कंपाउंड पर, मैं कहता हूं फ्लोरीन का रिएक्शन NaCl से करवाएं, तो प्रोडक्ट बनेगी, रिएक्शन होगा, जी होगा। एमडी कैट में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रिएक्शन इज पॉसिबल, NaCl + F2, हाँ हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन को रिप्लेस कर देगी। फ्लोरीन कैन रिप्लेस ऑल लोअर हैलोजेंस, क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। NaBr + F2 हो जाएगा, NaI + F2 रिएक्शन हो जाएगा, फ्लोरीन रिप्लेस करके अपना रेलेवेंट सॉल्ट बना देगी और इन हैलोजेंस को रिमूव कर देगी, सिस्टम से बाहर निकाल देगी एज अ फ्री मॉलिक्यूल। बट अगर मैं कहूं कि NaCl + Br2, तो ब्रोमीन क्लोरीन से नीचे है, जो नीचे वाली हैलोजेंस हैं वो ऊपर वाली हैलोजेंस को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ऊपर वालों से कम है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। समझ आया। ये जो एक सिंपल लाइन लिखी है, इससे रिलेटेड एमडी कैट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक और क्वेश्चन फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरी बात सुने, मैं कहता हूं NaI + Cl2 रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा। क्लोरीन ऊपर है, वो आयोडीन को रिप्लेस कर देगी, NaCl बनेगा, आयोडीन फ्री हो जाएगी। अगर मैं कहूं NaCl + आयोडीन, तो आयोडीन क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकती, रिएक्शन नहीं होगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर के हवाले से रिलेशनशिप्स, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी रीजन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और देखते हैं कि बाकी हैलोजेंस के हवाले से जो कंपाउंड्स हैं उनका क्या सिनेरियो है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस की बात की आपके सामने, वॉच दिस। हाइड्रोजन हैलाइड सबसे पहले। अब ये एंट्रेंस टेस्ट है, इसमें हमने टू दी पॉइंट बात करनी है और कंप्लीट भी करनी है। हाइड्रोजन हैलाइड्स HF HCl HBr HI, हाइड्रोजन बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन और हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली हम इनको एसिड्स कहते हैं। अब एसिडिक स्ट्रेंथ रिड्यूसिंग पावर की बात मैं बाद में करता हूं। इनकी फॉर्मेशन आपकी बुक में लिखा हुआ है, हाइड्रोजन डायरेक्ट रिएक्शन करती है
फ्लोरीन से HF बन जाता है, हाँ HCl बन जाता है HBr। अब टॉप टू बॉटम इनकी रिएक्टिविटी कम हो रही है, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, टॉप टू बॉटम इनकी रिएक्टिविटी कम हो रही है, तो ये रिएक्शन स्लो होता जाएगा, गॉट इट। लेकिन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन एक्सप्लोसिव होगा। आगे हाइड्रोजन हैलाइड्स बन गए, HF बन गया, HCl बन गया, HBr। HF वाहिद हाइड्रोजन हैलाइड जो लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि HCl गैस है -85.5 डिग्री सेंटीग्रेड। HBr HI गैसेस हैं। खूबसूरत कॉन्सेप्ट। वाई HF इज लिक्विड? MCQ, ड्यू टू द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन इट। अब जानते हैं HF में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। जो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है HCl में, HBr में, HI में, उसको हम डायपोल फोर्स कहते हैं। वो वैंडर वाल बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ HF में पाया जाता है। इस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो एक लिक्विड है, ठीक है। दूसरा MCQ, HF एक हेक्सामर यूनिट की फॉर्म में पाया जाता है, HF होल 6। MCQ बोल रहा हूं कि HF हेक्सामर की फॉर्म में पाया जाता है, ओके। अब HF लिक्विड है, इतना जबरदस्त रिएजेंट है कि इसको ग्लास में स्टोर नहीं कर सकते। HF रिएक्टिव है, HF रिएक्शन कर जाएगा, ग्लास को भी ईचिंग के लिए, ये ग्लास को भी ईच कर देता है, उसकी ईचिंग कर देता है, ईचिंग ऑफ द ग्लास हो जाती है। MCQ बोला मैंने। अब HCl, HBr और HI, HCl गैस, HBr गैस, HI गैस, टॉप टू बॉटम। HF को निकाल दें अभी, अब HCl से HBr HI पे आ रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि साइज बढ़ रहा है, क्लोरीन धन ब्रोमीन लार्जर देन आयोडीन लार्जर। साइज बढ़ने से पोलराइजेशन बढ़ रही है, पोलराइजेशन बढ़ने से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का फैक्टर डोमिनेंट कर रहा है, और इस वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं। लेकिन HF का केस स्पेशल है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये भी MCQs हैं, पॉइंट याद रखने हैं। फॉर्मेशन, उसके बाद अब ये देखिए मैंने कुछ चीजें लिखी हैं आप लोगों के लिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। जो मैंने बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी की बात की थी ना अभी पहले, तो मैंने खाली F2 की बात की थी, सिर्फ FF के दरमियान बॉन्ड में रिपल्शन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस F2 में भी 0 है, Cl2 में भी 0 है, Br2 में भी 0 है, आयोडीन में भी 0, I2 में। लेकिन अगर मैं इन एलिमेंट्स का बॉन्ड किसी दूसरे एटम से डिस्कस करूंगा, तो आप मुझे बताएं कि HF में ज्यादा पोलैरिटी है कि HCl में? HF में, क्योंकि फ्लोरीन अब दूसरे एटम से जुड़ा हुआ है और इसकी वजह से बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। HF का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद HCl का, उसके बाद HBr का, उसके बाद HI का। ये देखिए मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ का रिलेशन लिख दिया है। MD कैट में 4 मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन इसे एक स्टेटमेंट से पूछ सकता है, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, HF की, HCl की? आप आंसर कर देंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यू कैन प्ले वेल। अच्छा, अब इसी रिलेशन को ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड है हाइड्रोजन फ्लोराइड में, स्ट्रॉन्ग है जी, इसको तोड़ना मुश्किल है जी। अच्छा, अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका मतलब है अगर मैं HF को लूं, अगर इसको एज एन एसिडिक स्ट्रेंथ में देखना चाहूं या एज एन एसिड देखना चाहूं, तो फ्लोरीन आसानी से H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा कि HI आयोडीन। हाइड्रोजन फ्लोराइड में चूंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो फ्लोरीन हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करेगा, मतलब ये ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करेगा। एसिड कौन सा अच्छा होता है? जो ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करे, गॉट इट। सो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो हाइड्रोजन आयोडाइड, मैं खाली मिनरल एसिड HI, HF, HCl, HBr की बात कर रहा हूं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में HI सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये सबसे ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। क्लियर हो गया? तो ये आपसे MCQs में एसिडिक स्ट्रेंथ भी पूछ सकता है। व्हाट इज रिड्यूसिंग पावर? हम जानते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? जो ज्यादा हाइड्रोजन दे, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट इसको मैच करते हैं। HI ज्यादा हाइड्रोजन दे रहा है, इस वजह से उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है। देखिए मैंने रिलेशन लिखा हुआ है, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो इसकी रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने हाइड्रोजन हैलाइड्स के हवाले से इस लिमिटेड पॉइंट में तमाम चीजें एक्सप्लेन की जो कि MD कैट के क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। यू मस्ट वर्क ऑन ऑल डाटा। अब हम आगे बात करते हैं, कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो ऑक्साइड्स पे गो के MD कैट में इतना एम्फसाइज नहीं करता, लेकिन उसने कंपाउंड्स का वर्ड बोला है, रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए हम उसको भी ओवरव्यू कर लेते हैं। हमारे पास अगर ऑक्साइड्स की बात करें तो हैलोजन्स ऑक्साइड बनाते हैं, जो आपकी बुक में दिए गए हैं उनमें से चंद मैंने लिखे हैं। मसलन
ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O3F2, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, इससे रिलेटेड जो अहम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी बात कर लेता हूं। मैं इसकी फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूं कि O3F2 फ्लोरीन और ऑक्सीजन के डायरेक्ट रिएक्शन से बनता है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक और अहम तरीन बात फ्लोरीन के हवाले से याद रखिएगा, फ्लोरीन वो वाहिद हैलोजन एटम है, एलिमेंट है जो डायरेक्टली नोबल गैसेस से रिएक्शन कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं करती, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये जो मैंने O3F2 बात की है, मैंने कहा कि ये सॉलिड होता है, रेडिश ब्राउन कलर का सॉलिड होता है 350 डिग्री सेल्सियस पे, और 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये डार्क रेड लिक्विड होता है। बस इतना मेमोराइज कर लें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद होना चाहिए। फिर क्लोरीन डाइऑक्साइड, हम जानते हैं ClO2 ब्लीचिंग एक्शन में भी यूज होता है। ये क्या है, हमारे पास पेल येलो गैस है, ठीक है, क्लोरीन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, हम ऑक्सोलेट के रिएक्शन से भी रिएक्शन करते हैं, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करके इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत रिएक्टिव कंपाउंड है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ब्लीचिंग एक्शन के लिए यूज होता है, पल्प मेकिंग में, जब पल्प मेकिंग कर देते हैं तो उसको ब्लीच करने के लिए ClO2 को भी यूज किया जाता है। बहुत से रिलेटेड बातें, लेकिन जो जनरल बातें मैंने लिखी हैं, एंटीसेप्टिक है क्योंकि ये क्लोरीनेशन करता है, ऑफ कोर्स हम जानते हैं हमारे पास ये ब्लीचिंग एक्शन करता है इसलिए, और ब्लीचिंग एक्शन भी मैंने बोल दिया। इसके अलावा क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड, इसके हवाले से याद रखिएगा ये एनहाइड्राइड है पर क्लोरिक एसिड, AClO4 का ऑक्सी एसिड की बात अभी मैं करूंगा, आपको उसमें भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसका एनहाइड्राइड है, उसमें से पानी निकालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो हमारे पास ये बनता है, एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, तो ये मैंने प्रॉपर्टीज इसकी लिख दी हैं। ब्रोमीन मोनोऑक्साइड, हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं, ब्रोमीन मोनोऑक्साइड बनता है। ब्रोमीन मोनोऑक्साइड का फार्मूला लिख दिया है मैंने कह दिया डार्क वोलेटाइल लिक्विड होता है, हाईली वोलेटाइल लिक्विड होता है, ये आप जानते हैं ना। ब्रोमीन Br2 नॉर्मली ऑरेंज रेड लिक्विड होता है। और एक और बात याद रखिए, दुनिया में जितनी भी नॉन मेटल्स हैं, पीरियोडिक टेबल में जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो या तो सॉलिड हैं या गैस हैं। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट, क्लियर है। इसी तरह एक रेलेवेंट बात आप और सुन लें, मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट, bromine only non-metal which is in liquid state and mercury is the only metal which is in liquid state। ये रिलेटेड बातें आ जाती हैं, MDCAT में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। खैर ब्रोमीन मोनोऑक्साइड है, हम इसके डार्क वोलेटाइल लिक्विड है, ये डार्क में स्टेबल होता है, अदरवाइज ये डीकम्पोज हो जाता है, हमारे पास ये इसकी इंफॉर्मेशन है। आयोडीन पेंटाऑक्साइड I2O5, हम हैलोजेंस पढ़ रहे हैं, उसके ऑक्साइड्स पढ़ रहे हैं, रिलेटेड कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। ये बेहतरीन यूज इसका पता क्या है, दिस इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। I2O5 को जब 5 कार्बन मोनोऑक्साइड मिलते हैं तो ये उन 5 कार्बन मोनोऑक्साइड्स को एक एक ऑक्सीजन दे के उनको कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। यूं हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर मेरे पास I2O5 की इतनी अमाउंट कंज्यूम हुई है, इसका मतलब है इससे 5 गुना ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड सिस्टम में मौजूद थी, और हम उसकी एस्टिमेशन इसलिए करते हैं दैट इज पॉइजनस गैस, यू बेटर नो। तो ये कुछ ऑक्साइड्स के हवाले से बात की। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं मजीद कौन से कंपाउंड है जो कि हमारे MDCAT के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, तो व्हाइट बोर्ड पे आप देख सकते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। हैलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स पता क्या होते हैं, जिनमें एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे HCl पढ़ा है ना, अब इसमें ऑक्सीजन आ जाए। पहला MCQ, तमाम हैलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स होते हैं, बट फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड अनस्टेबल होता है। फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट नहीं करते, अनस्टेबल होते हैं, क्लियर हो गया। अगर कोई पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड इज नॉट पॉसिबल, और एक इमेजिनरी फार्मूला बना दे HO4F, आप फोकस कर रहे हैं O4 मैंने पहले क्यों लिखा, F बाद में क्यों लिखा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। HOF, तो ये अनस्टेबल होते हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, बाकी बातें हम वैसे माइनस कर देते हैं। हमारे पास क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स होते हैं, ब्रोमीन के होते हैं। अब ऑक्सी एसिड्स भी 4 तरह के होते हैं, वॉच दिस। ये मैंने क्लोरीन के रेफरेंस से बात कर दी है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अगर तो ऐसा ऑक्सी एसिड है जिसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम है, सी ऑन दिस एंड लिसन माय डिस्कशन, तो इसमें हमारे पास हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, इसको बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड। क्लोरीन है तो हाइपोक्लोरस एसिड, ब्रोमीन है तो ब्रोमस एसिड, सो ऑन आयोडस एसिड, क्लियर है। हाइपोहेलस एसिड जिसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम होता है, ओके। 2 होंगे तो नाम बता रहा हूं, क्लोरस एसिड जैसे हेलस एसिड। 3 होंगे तो क्लोरिक एसिड। 4 होंगे तो पर क्लोरिक एसिड यानी पर हैलिक एसिड या
हैलिक एसिड। गॉट इट। ये तो आपने नाम याद कर लिए, लाजमी पता होना चाहिए। ऑक्सीजन एटम का भी पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की जो कि हमारे सिलेबस में और जो एमडी कैट में पूछे जाएंगे। पहली बात, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है? मैंने चूंकि सिर्फ क्लोरीन की एग्जांपल लिखी है, मैं यहां पे रिलेट करना चाहूंगा बाकी कॉन्सेप्ट्स को भी। मैं पहले ऑक्सीजन के रेफरेंस से बात करता हूं भाई, जिसमें जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी, तो अब रिलेटेड कॉन्सेप्ट फॉलो करें, उसमें हैलोजन एटम की उतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। वॉच दिस, AClO4 हैलोजन जो भी है, क्लोरीन लिखा हुआ है +7, 3 +5, 2 +3 और एक +1। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी ऑक्सी एसिड में, उतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सी एसिड होगा। क्लियर है? मैं यहां पे रिलेट कर रहा हूं। अभी मैंने आपको HCl, HB और HF, HI की बात की, खाली एसिड्स की बात की। वहां पे मैंने आपको एक रिलेशन सिखाया कि भाई HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ, और HF सबसे वीक एसिड है। वो ऑक्सी एसिड नहीं थे, वो सिंपल मिनरल एसिड्स थे। अगर ऑक्सी एसिड की बात आएगी तो नोट कर लें, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक MCQ दे रहा हूं, मैं आपसे पूछता हूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? ऑप्शन ए, मैं चलो इसी की HClO4, HbRO4, एग्जिस्टेंस को छोड़ देना, कॉन्सेप्ट फॉलो करें, HiO4, इन तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? तो आप पहले सोचेंगे सर अभी आपने बताया जिसमें ऑक्सीजन एटम ज्यादा है। आपने जो MCQ अभी बोले हैं, यानी जो मैंने बोले हैं अभी, उसमें तो सब में 4-4 ऑक्सीजन एटम है। अब कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा है, तो इसलिए क्लोरीन का जो एसिड है, अगर इनके ऑप्शंस को देख लें, मैं अभी HbRO4, HiO4, HClO4 की बात कर रहा हूं। अगर ऑक्सीजन एटम सेम हो तो जिस ऑक्सी एसिड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होगी, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसको मिनरल एसिड से ऑपोजिट साइड में लेके चलते हैं हम। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट को। ये देखें रिलेशन लिखे हैं, एमडीकेट में क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मली स्टेबल? तो भाई जिस ऑक्सी एसिड में हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ज्यादा कोवेलेंट इन नेचर होगा। MCQ सुन रहे हैं? जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा कोवेलेंट, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, उतना ज्यादा थर्मली स्टेबल। क्लियर है? तो ये देखें मैंने रिलेशन लिख दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। दीज आर द कोड्स विच आर बीइंग डिजाइन फॉर यू, ताकि आप तमाम चीजों को प्रॉपर आंसर कर सकें। और फिर देखें रिड्यूसिंग एजेंट, हम जानते हैं कि जो जितना ज्यादा अच्छा एसिड होगा, मतलब उतने ज्यादा प्रोटॉन दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है, और जो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन देता है वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो ये तीन रिलेशंस तो हो गए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक चीज मैंने लिखी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैंने रिड्यूसिंग पावर बता दी, रिड्यूसिंग एजेंट उसका बता दिया कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, मैं आपसे पूछता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा है? तो रिवर्स में ले आए, रिड्यूसिंग एजेंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, एंड वाइस वर्सा। तो भाई हमारे पास अगर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ की बात करेगा तो फिर मैं कहूंगा जिसमें कम ऑक्सीजन होगी, ऑफ कोर्स वो ज्यादा H पॉजिटिव आयन नहीं देगा, वो ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा है। तो इन तमाम रिलेशंस को एमडीकैट में आप प्ले कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये आपके सामने रिलेशंस आ जाते हैं, रिलेटेड बातें। और फिर हमने कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन की बात करनी है, ब्लीचिंग पाउडर यू बेटर नो। हम जो काउंटर करंट प्रिंसिपल है CCP, उसके जरिए बनाते हैं क्लोरीन गैशियस फॉर्म में और स्लेग लाइम सॉलिड फॉर्म में। ये गैशियस फॉर्म में नीचे से मूव करती है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। दो मेथड है, हेज़ेनक्लेवर्स मेथड एंड द बेकमैन मेथड। हेज़ेनक्लेवर मेथड में भी यही प्रिंसिपल है, लेकिन ये ओल्ड फिनोमिनन था, बेकमैन मॉडर्न है। उसमें क्या करते हैं, काउंटर करंट प्रिंसिपल, दोनों चीजें आपस में टकराती हैं और आपके पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। इसका स्लाइड से पेल येलो कलर होता है, वो कलर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरीन। इसके अंदर 35 to 40% अवेलेबल क्लोरीन होती है, यानी वो क्लोरीन जिसको जब पानी में डिप करते हैं तो सिस्टम में से बाहर आ जाती है और ब्लीचिंग एक्शन करती है। ब्लीचिंग एक्शन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तमाम बातों में से अहम तरीन बात, ब्लीचिंग पाउडर हम बार बार बोलते हैं। मैं कहता हूं कि ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू, वजह से सुने एमडीकैट का क्वेश्चन, ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू नेसेंट क्लोरीन,
नेसेंट ऑक्सीजन और कैल्शियम आयन और नन ऑफ देम। तो बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो कहते हैं कि क्लोरीनेशन किताब में पढ़ते रहते हैं और कहते हैं कि क्लोरीन की वजह से। गलत जवाब हो जाएगा। आप देखें इसको, हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है, डिसोसिएट होता है पानी में। मैं फोकस कर रहा हूँ ऑक्सीक्लोराइड आयन पे। अगर हम NaClO भी यूज करें तो भी OCl नेगेटिव आयन है। वो क्या करता है, या क्लोरीन जब पानी में डिसॉल्व होती है तो वो HClO बनाती है। वो क्या करता है, वो ये जो OCl नेगेटिव आयन है ये नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन है जो कि ब्लीचिंग एक्शन करती है, परमानेंट ब्लीचिंग करती है। आपको पता है ना, परमानेंट ब्लीचिंग नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से, एंड टेम्पररी ब्लीचिंग इज ड्यू टू द नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से। खैर उसकी डिबेट अब अभी नहीं करते, आप नोट डाउन वैसे कर लिए कि परमानेंट ब्लीचिंग नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से होती है, जो हमारा आंसर है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो टेम्पररी ब्लीचिंग है दैट इज बिकॉज ऑफ द नेसेंट हाइड्रोजन। अगर कोई पूछे तो आप आंसर कर देंगे। लेकिन यहां से एक और MCQ क्लियर होता है कि ब्लीचिंग एक्शन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। ये चाहे पेपर में हो, चाहे सैरामिक्स में हो, अनश्रिंकेबल वूल बनानी हो, इनके तमाम यूजेस जो हम जानते हैं, पढ़े हुए हैं, जिनको हमने पढ़ना है, आंसर करना है, वो तमाम इसमें आते हैं। सो ये कुछ कंपाउंड्स की बात की गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और मजीद जानते हैं कि क्या है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस वक्त देख रहे हैं यूजेस ऑफ फ्लोरीन। मैंने अब यूजेस की बात की। अच्छा, इस बोर्ड पे यूजेस की बात करने से पहले द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि क्लोरीन के रिएक्शन से एसोसिएटेड थी, जो कि MD-CAT में पूछी जाती है, वो सबसे नीचे मैंने लिखी है। इसको पहले पढ़ते हैं। दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट in the same reaction reduces and oxidizes itself। इसमें देखें, क्लोरीन 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोल्ड कंडीशन में बेस के साथ रिएक्शन कर रही है। क्लोरीन फ्री स्टेट में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है। एलिमेंटल फॉर्म में हर एलिमेंट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। जब कंपाउंड बनता है तो फिर उसकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। ये जब रिएक्शन करती है तो मेरे पास दो कंपाउंड बने, NaCl और NaClO। आप देखें यहाँ पे NaCl में क्लोरीन -1 हो जाता है। फॉर योर कन्वीनियंस मैं लिखता हूँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन। इस रिएक्शन में आप माय डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन भी हो जाती है यहाँ पे और रिडक्शन भी हो जाती है। द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट ऑक्सीडाइजेस एज वेल एज रिड्यूसेस इटसेल्फ इन द सेम स्टेप, दिस काइंड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लोरीन जब एक्वस मीडियम में बेस के साथ रिएक्शन करती है, कोल्ड कंडीशन में भी और हॉट कंडीशन में भी। ये मैंने दो रिएक्शंस पता क्यों लिखे हैं, MD-CAT में दोनों इक्वेशंस देके उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है। बताओ इस रिएक्शन में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह चेंज हुई? आप कहेंगे +1 -1। और इस रिएक्शन में 70 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट कंडीशंस में। तमाम चीजों से MCQ बना सकते हैं ना, हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास रिएक्शन होता है, प्रोसीडिंग होती है, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे +5 आ जाती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, दोनों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स का भी पता लग गया, हमें रिएक्शन का भी पता लग गया और हमें तमाम सिनेरियो का पता लग गया। सो ये रिएक्शन जो मैंने एंड में लिखा था, इसको डिस्कस किया। अब मैं इसके जनरल यूजेस की बात करता हूँ। व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आपने बड़े गौर से पढ़ने हैं, उनको मैं नरेट कर रहा हूँ और रिलेटेड MD-CAT के क्वेश्चन भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। यूजेस में बात करते हैं तो यूजेस ऑफ फ्लोरीन। सबसे पहले हमने एक अलहदा टॉपिक हमारे MD-CAT का, उसमें डिटेल में पढ़ना है और पढ़ा भी हुआ है पहले, कि हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनको हम फ्रीओन्स कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्लोरीन का भी यूज आ गया, फ्लोरीन का भी यूज हो गया, जो कि रेफ्रिजरेंट्स थे, जो कि कूलेंट्स थे, ये बनाते हैं, इसको यूज करते रहे। लेकिन अब इसको बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ओजोन को डिप्लीट करते हैं, एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर जोन में जाते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। एक क्लोरीन फ्री रेडिकल 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है। ये सारी बातें आप पहले भी जानते हैं। तो ये इसका यूज है। ये दो तरह के क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, फ्रीओन्स है। इस तरह फ्लोरीन का बेहतरीन यूज ये मतलब टेट्राफ्लोरोपोलिसाइलिन जो है हमारे पास, ये टेफ्लॉन, द वेरी गुड प्लास्टिक, क्वालिटी प्लास्टिक है, रेजिस्टिव है, इसको जंग नहीं लगता, स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिस रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको कुछ नहीं कहते, ये नॉन स्टिक यूटेंसिल्स बनाने के काम आता है। तो ये सारी बातें हम जानते हैं, फ्लोरीन का बड़ा जबरदस्त यूज है। इसके बाद हैलोथेन हम जानते हैं, एनेस्थीसिया है, हम पढ़ के आ चुके हैं पहले MD-CAT के लेक्चर में कि हैलोथेन जो है इसमें 3 हैलोजन एटम्स पाए जाते हैं। देखें, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और आईपैक नेम भी हम इसका जानते हैं। पूछा जाएगा, पहले भी लेक्चर में आ चुका है डिटेल में, हमें पता होना चाहिए। फिर हमें यह भी पता है कि इसके अंदर एक कार्बन कायरल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन पाया जाता है।
तो ये तमाम चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, आपको पता होना चाहिए। यूजेस में ये दोबारा आ गए हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं, हम ओवरव्यू कर रहे हैं। फिर यूजेस ऑफ क्लोरीन की बात करते हैं। अभी हमने ब्लीचिंग पाउडर की बात की है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ पड़ा है, ये ब्लीचिंग एक्शन करता है, एंटीसेप्टिक एजेंट है, क्लोरीनेशन करता है, और इसका डिसएडवांटेज भी आपने पढ़ा हुआ है। पहले मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये रेक्टल कैंसर काज करता है। क्लोरीनेटेड वाटर कोई अच्छा नहीं होता, ठीक है बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, लेकिन ये इंटेस्टाइनल और रेक्टल कैंसर काज करता है। एमडीकैट में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा ये क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, एनेस्थीसिया है, पोलर सॉल्वेंट है, इंटरेस्टिंग रिएजेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी क्लोरीन का यूज़ है, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इनर्ट मीडिया प्रोवाइड करता है, हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है, रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। ब्रोमीन के यूजेस इंटरेस्टिंग है। हम जानते हैं कि ब्रोमीन एक वोलेटाइल लिक्विड है, ये फंजीसाइड्स मेडिसिन बनाने की, जो कि फंगस को किल करते हैं, उनमें काम होता है। इसके अलावा जो पहले किसी दौर में फोटोग्राफिक फिल्म्स बनती थी ना, सिल्वर ब्रोमाइड, देखे मैंने लिखा हुआ है, तो सिल्वर ब्रोमाइड की फोटोग्राफिक फिल्म्स फोटोग्राफी में यूज़ होती रही हैं, जो कि लाइट सेंसिटिव होती हैं, जो कि इमेज को स्टोर करती थी। तो ये सारी बातें हैं। फिर हमारे पास ये जो डच लिक्विड की बात करें तो हम ये जो कंपाउंड है 1,2-डाइब्रोमोइथेन है, ये हम गैसोलीन में डालते हैं, गाड़ियों के फ्यूल में डालते हैं, ताकि लेड की डिपोजिशन को कंट्रोल किया जा सके। तमाम इंटरेस्टिंग यूजेस हैं फंजीसाइड में। आयोडीन के यूजेस आप जानते हैं, सबसे पहला यूज़ तो ये कि हम इसको ग्वाइटर की प्रोटेक्ट, ब्लड में अगर आयोडीन की बॉडी में कमी हो जाए तो ग्वाइटर हो जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो आयोडाइज्ड सॉल्ट आप यूज़ करते हैं जिसमें 0.02% पोटाशियम आयोडाइड होता है। सारी बातें लिखी हैं। मेडिसिन इंडस्ट्री में आयोडेक्स हो गया, टिंचर हो गया, बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो दीज आर द इंटरेस्टिंग यूजेस ऑफ ऑल द हैलोजेंस विच विल बी आस्क्ड इन योर MD-CAT पेपर। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने बड़े गौर से पढ़ना है, आंसर करना है। आज के इस लेक्चर में मैंने पूरी कोशिश की कि आपकी जो सिंपल 2 ग्रुप्स थे ना, ग्रुप 2A और ग्रुप 7A, इनसे रिलेटेड हर डाटा जो किसी भी तरह से MD-CAT में आ सकता है, और वो तमाम इजी कॉन्सेप्ट जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखे गए थे, उनको आसान तरीन फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, आपके सामने तमाम डिस्क्रिप्शन की जाए। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आपने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन की होगी। आप पढ़ेंगे, नोट डाउन करेंगे, और इंशाल्लाह आपका टेस्ट बेहतरीन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।